हेलो एंड वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। ये हमारा टॉट का तीसरा लेक्चर है। हम आपको इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। अगर आपको टॉट का कोई भी टॉपिक देखना हो जो हमने पढ़ा है, जनरल डिफेंसेस तक हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, तो आपको हमारी पिछली 2 क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल में लाइव क्लासेस सेक्शन में जाके मिल जाएंगे। हम ये लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपकी ख़ास तौर से जामिया के लिए पढ़ाया जा रहा है। ये वाला टॉपिक आपका CUET, आपका कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पे टॉट सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आता है, लॉ ऑफ टॉट, वहाँ पे ये आपको बेनिफिशियल देने वाला है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड सिचुएशंस भी कराऊंगा, ठीक है, या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ऐसा बोलूँ ज़्यादा बेहतर है। तो वो वाला पोर्शन भी आप लोग अटेंड करिएगा। आज तो पॉसिबल नहीं क्वेश्चन कराना, हो सकता है मैं कल कराऊँ, ठीक है। अब बात आती है कि अगर किसी को इसकी PDF चाहिए हो, जो मैंने बहुत ही सिंपल नोट्स बना रखे हैं, तो आप हमसे अलग से नोट्स भी खरीद सकते हो। साथ में आप MCQ सीरीज भी खरीद सकते हो। साथ में आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जामिया का 1 मंथ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। BLLB का चल रहा है हमारे यहाँ। रही बात, इसमें हम आपको 5 या 4 मॉक देंगे, कम से कम 4 से 5 मॉक। 4 बने हुए हैं नए अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, एक और हम आपको देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। 5वां इन प्रोसेस से बन रहा है। सिलेबस का जो आपका पैटर्न होगा टेस्ट का, मॉक का, वो इंटरमीडिएट टू हार्ड होगा, ठीक है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं लेने में तो आप लोग उसको हमसे परचेज कर सकते हैं। आपको बस हमारे गिवन नंबर जो कि 8218342419 है, उस पर बस हमें कॉल करना है और कॉल करके हमसे किसी भी कोर्स की जानकारी के बारे में आपको पूछ लेना है। अब रही बात ये कि आगे वाले टाइम में क्या, तो हमारा BA LLB MU और BA MU एंट्रेंस का रेगुलर बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 जून से। उसमें हमारे पास ऑफलाइन में वी हैव लिमिटेड सीट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ओनली, एंड इन ऑनलाइन मोड वी enroll only 30 students. So total enrollment in our coaching is of 45 students. We give result in top 45 students only. This admission process is on first come first register basis. Registration charges is only 100 rupees. You can register with us in June batch, which is going to start from 1st June, and get yourself ahead of other students by enrolling in NLCC classes and getting updated notes. Professional advocates, teachers are there to teach you, especially for law, and a special English teacher we have appointed for you, only for you. And also we have expert BTech teacher, BTech MTech teacher who is professional in maths and for reasoning, Himas sir, Samreen ma'am for English, polity, constitution, IPC, taught jurisprudence. Extra subjects are taught by me. I'm advocate Mohammad Nasser Kazim, and GK GS portion is taught by advocate Asad sir, and current affairs and miscellaneous topic like Indo-Islamic and these types of topics which are miscellaneous topics, okay, like awards, like index GS portion, or rather I say like GK portion, that will be taught by advocate Ajmal sir. So we are giving you the highest professional teacher which we could give you for your teaching. You have to do one thing only, you have to just enroll with us in our coaching and be a part of this prestigious coaching NLCC classes. Like you see कि हम सारे के सारे नोट्स आपके लिए लगभग फ्री में लेकर के आ रहे हैं। जब हम फ्री में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, जब हम खुद सोचिएगा, जब हम फ्री में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम आपको पेड में क्या पढ़ाएंगे आप खुद अंदाजा लगाइएगा। आप हमारे आधे से ज़्यादा लेक्चर यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ छोटा पार्ट है, ट्रेलर टाइप का है। एक्चुअल में जो हम पढ़ाते हैं
जो आप हमारी क्लास लाइव क्लास में जब बैठ के यहाँ देखेंगे, अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल कर देना, ठीक है। रही बात हमारे रिजल्ट की, हमारा रिजल्ट हर साल 80% से ज़्यादा, अराउंड 85% से ज़्यादा जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो क्वालिफाई हो जाते हैं। इस साल का रिजल्ट अभी अवेटेड है, पिछले 2 साल से हमारा यही रिकॉर्ड है। हर साल हमारा रिजल्ट बढ़ रहा है, ऑनलाइन में हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास ज़्यादा इनरोलमेंट है और ऑफलाइन में हमारे पास ओनली 15 सीट्स है, तो 15 सीट्स में भी हमारा रिजल्ट अच्छा रह रहा है। इस साल उम्मीद है कि ऑफलाइन में भी हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर रहेगा, आप लोग भी इसका पार्ट बनेगा। वी विल सेलिब्रेट दिस whenever result come of AMU, जामिया and other classes। अब रही बात कि मैं आपको जो बता रहा था कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो है टॉट, ठीक है। टॉट के अंदर हमने पढ़ लिया था कि टॉट होता क्या है, टॉट कैसे लगता है, कौन सी चीज टॉट होती है, कौन सी चीज टॉट नहीं होती है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है टॉट के, ठीक है। साथ में एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी, उसके अलावा हमने जनरल डिफेंसेस 8 तरीके के पढ़े थे। आज हम बचे हुए कुछ टॉपिक्स और पढ़ने जा रहे हैं टॉट के। मेरी कोशिश होगी कि आज मैं आपके बचे हुए टॉपिक्स कंप्लीट कर दूं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ टॉट। ध्यान दीजिएगा, काइंड्स ऑफ टॉट, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ टॉट में हमारे पास क्या है, नॉर्मली 4 ब्रॉडर कैटेगरीज में टॉट को बांटा है मैंने। हालांकि इतने ही टॉट नहीं होते, टॉट बहुत सारे होते हैं, हम एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा मेनली जो 4 ब्रॉडर कैटेगरीज है वो क्या है, इंटेंशनल टॉट, ऐसे टॉट जो जानबूझ के किए जाएं, जैसे एजॉल्ट। एजॉल्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टॉट, मैंने इसको मेन हेडिंग में डाल दिया जबकि ये अलग हेडिंग में भी आप पढ़ सकते हैं। एजॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ट्रेसपास एंड डिफामेशन, ये सारी चीजें आपने देखी, ये सारा क्या है, ये काइंड्स ऑफ टॉट है। अब हम बात करते हैं नेग्लिजेंट, दूसरा जो मेन ब्रॉड कैटेगरी वो क्या है, नेग्लिजेंट टॉट। नेग्लिजेंट टॉट मतलब जो केयरलेसनेस से, ड्यू टू केयरलेसनेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने दिया भी है कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल डॉक्टर से कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वो कहां फॉल करेगा, नेग्लिजेंट टॉट में फॉल करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आता है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आता है, और इसके अलावा एक आता है वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है। मिला जुला हुआ, कोई लोग मिलके कुछ करें तो वाइकेरियस। एब्सोल्यूट मतलब जहां पे स्ट्रिकर वर्जन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जहां पे सजा भी सख्त हो सकती है। स्ट्रिक्ट लाइब एब्सोल्यूट मतलब जहां फिक्स होता है सब कुछ, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट, जहां पे आप जिम्मेदार हो जाते हो बिना किसी गलती के, ठीक है। जहां पे आपकी गलती थी वहां पे तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होगी, जहां पे आपकी गलती नहीं थी वहां पे भी आप कंपनसेशन देने के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब इन सबको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी आपके सामने, ठीक है। अब जब हम बात कर ही रहे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी की, तो क्यों नहीं हम टॉर्शियस लाइबिलिटी की भी बात यहीं पे कर लें, ठीक है। टॉर्शियस क्या होता है मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। टॉर्शियस लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रॉडली में और ऊपर जाऊं तो देयर इज टॉर्शियस लाइबिलिटी, ओके। टॉर्शियस लाइबिलिटी डिवाइडेड है फॉल्ट लाइबिलिटी में, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, ठीक है। टॉर्शियस लाइबिलिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं फॉल्ट लाइबिलिटी में, फॉल्ट लाइबिलिटी में एंड नो फॉल्ट लाइबिलिटी, ठीक है। अब नो फॉल्ट लाइबिलिटी के पार्ट तो ये है बेटा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी के पार्ट है ये, मान लीजिए 1 2 3, ये 1 2 3 कोई भी कर लो आप, मान लो 1 2 3, ये जो हो गए नो फॉल्ट लाइबिलिटी के पार्ट। और फॉल्ट लाइबिलिटी के कौन से हैं, ये सारे जो यहाँ दिए हुए हैं, ये सारे किसके पार्ट हैं, फॉल्ट लाइबिलिटी के पार्ट है, ये यहाँ तक, ठीक है, फॉल्ट लाइबिलिटी के पार्ट है। चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि फॉल्ट लाइबिलिटी के अंदर आता है बेसिकली आपका एजॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ट्रेसपास, ओके, एंड आपका डिफामेशन, नेग्लिजेंस, इस तरह की चीजें, ओके। देखना अम्मी की कॉल आ रही, क्या बात है, कोई अर्जेंट काम, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
यहां तक क्लियर है सबको? कमेंट में बता सकते हैं। तो ब्रॉडली काइंड्स ऑफ टॉट आर डिवाइडेड इनटू दीज 4 कैटेगरीज, और हम इन कैटेगरीज को भी फर्दर 2 मेन कैटेगरीज में ऊपर बांट सकते हैं, यानी और ब्रॉड अगर उसको जाएं तो और ब्रॉड ये होता है जिसके अंदर ये वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम डील करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वी विल स्टार्ट विद सब टॉपिक्स ऑफ फॉल्ट लायबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं कहां पे? फॉल्ट लायबिलिटी में। तो बेटा फॉल्ट लायबिलिटी जब हम जाएंगे उसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है, मान लो, नेग्लिजेंस। यानी अगर हम बात करें, अगर हम फॉल्ट लायबिलिटी की बात करें तो यहां पे सबसे पहली चीज आती है नेग्लिजेंस। ठीक है, फॉल्ट लायबिलिटी में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फॉल्ट लायबिलिटी का सबसे पहला पार्ट है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस जो कि खास तौर से विंड फील्ड की वजह से जाना जाता है। कि डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो डेफिनेशन नेग्लिजेंस की होती है कि कोई भी ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी अगर होता है, यानी कोई भी लीगल ड्यूटी अगर तोड़ी जाती है, ठीक है, जिसमें आपका काम क्या था? केयर करनी थी आपको, टू टेक केयर, लेकिन उसके बाद डैमेज हो जाता है दूसरे बंदे को, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? नेग्लिजेंस था। मतलब नेग्लिजेंस के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, जहां पे ड्यूटी ऑफ केयर हो और वो ड्यूटी का ब्रीच हो जाए और उस ड्यूटी के टूटने से कोई डैमेज अगर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? इस तरीके का एक्ट क्या होता है? केयर, ड्यूटी एंड डैमेज रिजल्ट्स इन नेग्लिजेंस। ये हो गया आपका नेग्लिजेंस। जैसे डॉक्टर ने दी गलत दवाई, तो भाई डॉक्टर का काम था कि वो केयर से दवा दे, पर उसको दवा देने का उसको कॉन्टैक्ट भी तो उसको दवा देनी भी थी, क्योंकि वो डॉक्टर है, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी उससे उसने गलत दवा दी आपको, जिससे क्या हुआ? पेशेंट की डेथ हो गई या पेशेंट की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? वो नेग्लिजेंट एक्ट में आएगा और नेग्लिजेंट एक्ट में वो बच नहीं पाएगा। ये हो गया आपका फॉल्ट लायबिलिटी का पहला पार्ट, जो कि है नेग्लिजेंस। अब विनफील्ड ने क्या बोला? वही सेम चीज कि नेग्लिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर विच रिजल्ट्स इन डैमेज, जो हमने ऊपर पढ़ा। ये विनफील्ड की डेफिनेशन थी। यहां तक आप लोग को क्लियर है? ऑनलाइन ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेग्लिजेंस इन सिंपल वर्ड इज ड्यूटी ऑफ केयर। अगर वन वर्ड में एमसीक्यू आता है तो ड्यूटी ऑफ केयर इज नेग्लिजेंस। केयर करना आपकी जिम्मेदारी थी। नेग्लिजेंस की भी 2 टाइप होती हैं। इंटेंशनल नेग्लिजेंस की 2 टाइप होती हैं, एक होता है इंटेंशनल और एक होता है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। ठीक है, ओके। अब इसी में मैक्सिम आती है जो कि अक्सर नेग्लिजेंस के साथ पढ़ी जाती है, दैट इज रेस एप्सा लिक्विड। रेस एप्सा लिक्विड बहुत ही फेमस मैक्सिम है। ठीक है, इसमें मीनिंग यहाँ पे आपके सामने दी हुई है, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कोई चीज अपने बारे में खुद बताए तो दैट इज रेस एप्सा लिक्विड। ये कहाँ पे लगता है एप्लीकेशन, यानी इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है व्हेन द एक्सीडेंट इटसेल्फ इंप्लाइज नेग्लिजेंस। जब एक्सीडेंट खुद ब खुद नेग्लिजेंस शो कर दे कि एक्सीडेंट हुआ था पर किसी की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था, देख के पता चल रहा है, ठीक है, तो क्या आप कहोगे कैसी मैक्सिम है? रेस एप्सा लिक्विड की मैक्सिम है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, बैरल फॉल्स फ्रॉम अ वेयर हाउस एंड इंजोर्स अ पासर बाई। एक बैरल गिर जाती है, ठीक है, गाड़ी से, मान लीजिए ट्रक से एक बैरल गिर जाता है, ठीक है, और जो पास में वेयर हाउस है, ठीक है, उसमें जाके वो बैरल किसी जो अंदर वहां पे वो कोई बंदा क्रॉस कर रहा था उसको जाके वो बैरल टकरा जाए। तो ये क्या हुआ? दिस इज रेस एप्सा, मतलब साफ पता चल रहा है कि वो बैरल निकला तो वो वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस में जाकर के किसी बंदे को चोट लगी, तो ये खुद ब खुद पता चल रहा है कि चोट बैरल से लगी। और ये वाला जो केस है जिसके बारे में मैंने एग्जांपल दी, वो बायर्ने वर्सेस बॉर्डल में ये वाली बात हुई थी। इसी केस की एग्जाम, बायर्ने वर्सेस बॉर्डल की एग्जाम्पल। यहां तक क्लियर है सबको ऑनलाइन? तो जब भी आप लोग जुड़े प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो को जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। एक केस आ रहा है इसमें, लैंडमार्क। तो बैरल वर्सेस बॉर्डल इतना फेमस केस नहीं है, आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं। जो मेन केस है वो है जिंजर बियर केस। जिंजर बियर केस जिसमें आपको डॉनगो वर्सेस स्टीवेंसन, जो बंदे थे, 2 पार्टी थी, उनके बीच में एक केस था। ठीक है, डॉनग्यू एक लड़की थी और स्टीवेंसन ने उसको बियर दी थी। ठीक है, 1932 का केस है। इसमें फैक्ट्स क्या थे देखिए केस के। प्लेंटिफ कंज्यूम जिंजर बियर। एक प्लेंटिफ जिसके साथ गलत हुआ उसने जिंजर बियर पी, उसके अंदर से स्नेल निकलता है। स्नेल को देख करके, जब तक स्नेल नहीं देखा होता तब तक ठीक रहता है, जब उसने स्नेल देखा होता है, कीड़ा, तो वो बीमार पड़ जाता है।
ठीक है। हेल्ड मैन्युफैक्चर ओन्ड, कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जिसने ये सप्लाई की है बोतल, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बोतल पैक करने से पहले उसकी ड्यूटी है कि वो चेक करे कि बोतल सही से सील हुई कि नहीं है, उसमें कुछ गंदी चीज गिरी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा लॉ लगता है, स्टेब्लिश द नेबर प्रिंसिपल इन नेग्लिजेंस। बेसिकली यहाँ पे जो लॉ लगा वो नेग्लिजेंस का। ठीक है, तो लॉर्ड आर्टकिन जो इस केस में जज थे उन्होंने क्या बोला, यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर, कि आपको ना रीजनेबल केयर लेनी होगी। तो हमारा एलिमेंट भी था नेग्लिजेंस का कि हमें रीजनेबल केयर रखनी चाहिए टू अवॉइड एक्ट्स विच कैन फोर्सेबली इंज्योर योर नेबर, जिससे आपके किसी नेबर को कोई भी तरीके की चोट पहुंचे, वो सारी चीजें नेग्लिजेंस में जाएंगी अगर आपने रीजनेबल केयर नहीं किया। रीजनेबल केयर का मतलब वही होता है जो मैंने ऊपर पढ़ा है कि ड्यूटी ऑफ केयर या ड्यूटी टू टेक केयर, यही होता है रीजनेबल केयर। ये लॉर्ड एटकिंस साहब का वर्डिक्ट था। तो जिंजर बियर केस इज रिलेटेड टू आपका नेग्लिजेंस, अगर एग्जाम में आता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट, we are moving on to second point, that is negligence is the first one and second is defamation. Now let us see where is defamation in this page. Second one I want to tell you that is defamation first, because according to fault liability and second one is page number 35 number, okay 35 नंबर है। ओके, वी आर गोइंग ऑन डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन हम पहले पढ़ रहे हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नंबर 2 जो कि फॉल्ट लायबिलिटी में फॉल करता है, टॉर्शियस एक्ट है। पहला हमने ऊपर पढ़ा, मैं इस नंबर को काट देता हूं। सेकंड वन इज डिफॉर्मेशन। पहला हमने नेग्लिजेंस पढ़ा। फॉल्ट लायबिलिटी के 6 पार्ट हैं, एक है नेग्लिजेंस, ऑनलाइन नोट कर लें, दूसरा है डिफॉर्मेशन, तीसरा है न्यूसेंस, चौथा है ट्रेसपास, पांचवा है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड छठा है आपका मेडिकल नेग्लिजेंस। तो ये 6 हैं जिसमें से हमने नेग्लिजेंस अभी पढ़ा। अब हम डिफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। डिफॉर्मेशन मतलब होता है किसी की बुराई करना, सिंपल वर्ड्स में। डेफिनेशन क्या है, पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट हार्मिंग अ पर्सनस रेपुटेशन। कोई भी चीज को आपने पब्लिश किया जो कि झूठा होना बहुत जरूरी है, कि वो चीज झूठी हो, फॉल्स होना बहुत जरूरी है। अगर सच बोला है तो वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, फॉल्स होगा तो ही डिफॉर्मेशन होगा। जिससे किसी की रेपुटेशन पे असर पड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, यहां तक ऑनलाइन क्लियर सबको? तो एक पॉइंट यहां ऐड कर लीजिएगा, डिफॉर्मेशन इज मोस्टली इंटेंशनल। डिफॉर्मेशन हमेशा जानबूझ के किया जाता है, इंटेंशनल। ये वाला बात आप लोग याद रखिएगा, ये अनइंटेंशनल नहीं होता, इंटेंशनल होना जरूरी है। अगर अनइंटेंशनल होगा तो क्या होगा, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, लेकिन अनइंटेंशनल कब होगा, एक्सेप्शन के केस में। अनइंटेंशनल बहुत कम, आपके लेवल पे नहीं आता इससे क्वेश्चन। अनइंटेंशनल एक्सेप्शन के केस में हो, मतलब कोई अगर एक्सेप्शन, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई एक्सेप्शन है, वहां पे इंटेंशनल लगेगा, लेकिन बाकी जगह इंटेंशनल लगेगा। ये चीज याद रखिएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स। तो डिफॉर्मेशन की 2 टाइप्स होती हैं, लिबल एंड सिलेंडर। ठीक है, लिबल किसी को लिख करके किसी को बदनाम करना, किसी के बारे में झूठा लिख देना जो कि परमानेंट फॉर्म में, जैसे अखबार में कुछ आपने लिख दिया, या फिर किसी के बारे में कुछ बोल दिया। जो बारे में बोला जाता है वो टेम्परेरी फॉर्म, क्योंकि आपने बोला ही है ना, जब तक बोला तभी तक तो सुनाई दी, उसके बाद थोड़ी सुनाई दे रहा है। पर कोई चीज लिखी है, जब तक वो चीज लिखी हुई है, जब तक वो कागज या कोई चीज खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक वो परमानेंट ही रहेगा, जब तक आप उसे डिस्ट्रॉय ना कर दो। डेट इज लिबल में हर चीज परमानेंट होती है और सिलेंडर में हर फॉर्म जो होती है वो टेम्परेरी होती है। यानी सिलेंडर का एक और आ सकता है, जो जामिया में आया भी है, पूछा था सिलेंडर क्या होता है, तो वहां पे एक ऑप्शन दिया होता वोकल, तो वोकल भी हो सकता है। ठीक है, स्पोकन मतलब वोकल भी होता है, जबकि लिबल में वोकल नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे लिबल की मैं एग्जांपल आपको जैसे मैंने बताई, पेपर, तो यहाँ पे पेंटिंग, स्केच या फिर स्मोक। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि पेंटिंग है, ठीक है, इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ, पेंटिंग के जरिए किसी को आपने कुछ बताया है, उसके बारे में कुछ लिखा है पेंटिंग के जरिए। ठीक है, स्मोक, ठीक है, धुआं उड़ा के आपने उसमें कुछ लिखने की कोशिश की है। ठीक है, या फिर स्केच, मतलब किसी भी फॉर्म में आपने कुछ लिखने की कोशिश की है, जरूरी नहीं कि कागज पे ही लिखा हो। तो अगर आपने कोई भी चीज यूज की है जो कि रिटन फॉर्म में दिख गई है, वो लिबल की फॉर्म हो जाएगी, डिफॉर्मेशन। जबकि कोई चीज बोली गई जो दिखी नहीं है, नॉट टू बी सीन विद द नेकेड आइज, दैट इज लिबल, सॉरी सिलेंडर। जो दिखे नहीं आंख से वो सिलेंडर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि सर ये दोनों टाइप्स कहां से आएंगे, ओरिजिन क्या लिबल और सिलेंडर का, तो ये इंग्लिश लॉ से ली गई है।
दीज आर पार्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लिश लॉ से ये लिबल और सरेंडर लिया गया। इंडिया में सिर्फ डिफामेशन फॉलो किया जाता है, याद रखिएगा। इंडिया में इसकी दोनों टाइप्स फॉलो नहीं की जाती, ये दोनों टाइप्स इंडिया में फॉलो नहीं होती, पर नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे लिबल भी होता है, सिलेंडर भी होता है। इंडिया में दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है, इंडिया में दोनों टाइप्स नहीं मानी जाती। यानी लिबल होगा या सिलेंडर होगा, सजा दोनों की डिफामेशन में मिलेगी। पर अगर दूसरी कंट्री में आप जाए, लिबल होगा सिलेंडर होगा, तो सजा डिफामेशन के अंदर लिबल वाले सेक्शन में मिलेगी, और अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर वाले सेक्शन में मिलेगी। ये डिफरेंस। तो इंडिया में डिफामेशन चलता है, लिबल और सिलेंडर नहीं चलता है। अब आइए इसके एसेंशियल देख लेते हैं। एसेंशियल क्या है कि जरूरी होना है कि पहली बात तो मैंने जैसे ऊपर बताया कि फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, झूठा चीज होगी तभी डिफामेशन होगा। पब्लिकेशन टू द थर्ड पार्टी, यानी किसी तीसरे पार्टी को जरूर पता चला। दो ही लोगों के बीच में बात रहेगी तो डिफामेशन नहीं होगा, लेकिन किसी तीसरे को वो बात पता चलेगी, दैट इज डिफामेशन। और किसी के रेपुटेशन पे आंच आनी चाहिए तभी डिफामेशन। तो ये तीन चीजें अगर आपको किसी केस स्टडी में या जामिया में किसी क्वेश्चन में दिखती हैं तो आप समझ जाइएगा दैट इज टॉकिंग अबाउट डिफामेशन। अब लिबल को थोड़ा एलोबरेट किया है, तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन जो रिटन या परमानेंट फॉर्म में, जैसे न्यूज़पेपर या इंटरनेट, दैट इज लिबल। ओके, नेक्स्ट इज नेचर, ट्रीटेड एज टॉर्ट। तो भाई लिबल हो चाहे सिलेंडर हो, टॉर्ट ही होता है, और क्राइम की तरह भी, यानी ये क्रिमिनल लॉ में भी लगता है, क्रिमिनल लॉ में भी लगता है। ठीक है, वहां पर भी, वहां पे क्या देगा ये? वहां पे पनिशमेंट देगा। अगर किसी के बारे में आपने बुराई की तो वहां पनिशमेंट, और यहां पे आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन। दैट इज द डिफरेंस। ये दोनों जगह अप्लाई होता है, क्रिमिनल लॉ में भी और वहां पर भी। पब्लिशिंग अ फॉल्स न्यूज, किसी के बारे में आपने कोई फॉल्स न्यूज फैला दी तो फॉल्स वर्ड ही आ गया, दैट इज डिफामेशन। ठीक है, चाहे कोई भी हो। अब आइए सिलेंडर। सिलेंडर सेकंड पार्ट है हमारा, सिलेंडर। सिलेंडर डेफिनेशन इन स्पोकन, कोई चीज आपने स्पोकन या ट्रांजेंट फॉर्म में बोल दी, यानी कि साफ शब्दों में अगर नहीं भी बोला है तो भी सिलेंडर हो जाएगा। नेचर कैसा होता है? ये भी टॉर्ट होता है, लेकिन सिलेंडर कभी क्राइम में नहीं यूज की। ओके, तो याद रखिएगा कि लिबल वाली फॉर्म क्रिमिनल लॉ में भी यूज की जाती है, पर सिलेंडर क्रिमिनल लॉ में नहीं यूज होता है। यानी सिलेंडर के लिए आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। कोई चीज कही गई है वो क्या कहलाता है? हियर से, हियर से एविडेंस कहलाता है क्रिमिनल लॉ में। वहां पे हियर से में पनिशमेंट होती है, वहां पे सिलेंडर वर्ड नहीं होता, वहां हियर से बोलते हैं, सुना और बोला, हियर एंड से, दैट इज हियर से। तो वहां पे वर्ड अलग है, वहां पे सिलेंडर नहीं होता है, यहां पे सिलेंडर होता है टॉर्ट के। एग्जाम्पल, पब्लिकली एक्यूजिंग समवन ऑफ थेफ्ट, किसी को बोला हमने सबके सामने कि तुमने चोरी की है बिना किसी प्रूफ के, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है, तो दैट इज नॉट अ सिलेंडर। तो वो सिलेंडर नहीं होगा, सिर्फ हम बोल रहे हैं ना, साबित हमने नहीं किया कुछ भी, दैट इज नॉट अ सिलेंडर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। इसी में एक चीज है इनुएंडो, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, या आपके कई जगह पे इनुएंडो टर्म आती है, सीधे सीधे आता है इनुएंडो होता क्या है? अ हिडन और इम्प्लाइड डिफेमेटरी मीनिंग, कोई भी हिडन या फिर इम्प्लाइड डिफेमेटरी मीनिंग, ठीक है, कोई छुपी हुई या कोई ऐसी बात बोली जिसकी कई सारी मीनिंग निकल ली और गलत मीनिंग भी निकल ली हो स्टेटमेंट में, वो इनुएंडो होता है सिंपल वर्ड्स में। यानी शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम, कोई लड़की है वो बहुत ज्यादा टाइम अपने बॉस के साथ बिताती है ऑफिस के अंदर, तो अब वो ऑफिस के अंदर वो काम कर रही है कि आपने एक बात बोल दी जिससे लोगों के दिमाग में एक शक आया कि वो काम कर रही है, कुछ और कर रही है ऑफिस के अंदर। तो आपने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आपकी बातों से दो तीन मीनिंग निकल गया कि वो हो सकता है अच्छा काम करते हो सकता है बुरा काम करते हो। जहां पे इस तरह की बात आप कर देंगे वो हो जाएगा इनुएंडो, यानी इंप्लाइज इमोरल कंटेंट। इससे क्या पता चल रहा है? आपका मकसद ही था कि कुछ आप रेपुटेशन खराब करें, पर डायरेक्ट आपने नहीं बोला, घुमा के बोला। तो जहां आप डायरेक्ट बोलोगे वो तो लिबल और सिलेंडर में चला जाएगा, ठीक है, बोलोगे तो सिलेंडर में चला जाएगा, पर जहां पे आप घुमा के बात बोलोगे दैट इज इनुएंडो। किसी को बदनाम भी कर दिया आपने और बदनाम किया भी नहीं, ठीक है। प्रूफ क्या है? प्लेंटी मस्ट प्रूफ। इसमें क्या है? जिसके खिलाफ हुआ है ये इस तरह की बात हुई है उसको प्रूफ करना होगा कि हाउ कॉमन नीडर्स, मतलब जिन लोगों ने ये बात सुनी उनको कैसे ये बात समझ में आई, यानी आपको उन लोगों को बुला करके कंफर्म कराना होगा हाँ इसने तरीके से बोला था। तरीका कैसा तो उस पर डिपेंड करता है। आपने बोला कि तुम क्लास करोगे, आपने बोला कि तुम कैसे क्लास करोगे, तो दोनों सेंटेंस में फर्क हो जाता है। मतलब मैं भी देखता हूं तुम कैसे क्लास करोगे या तुम क्लास करोगे, तो दोनों चीज में आपको फर्क पता चल रहा है। हालांकि दोनों चीज में मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं क्लास करोगे, पर एक में समझ में आ रहा है कि मैं क्लास करने को बोल रहा हूं, एक में बोल रहा हूं कि तुम कैसे कर लोगे, वहां पे घुमा दिया बात को मैंने। अब आइए डिफेमेशन, इसके अलावा टॉर्ट के अलावा जो क्रिमिनल में दे रखा है वो कहां दे रखा है? तो डिफेमेशन के 3 सेक्शन है और आपके जामिया के एग्जाम में क्रिमिनल लॉ में से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 499 सीपीसी, सेक्शन 500 आईपीसी और 500 आईपीसी और 509 आईपीसी, ये 3 सेक्शन आपको याद रखने, तीनों डिफेमेशन के सेक्शन है। अब गौर करिएगा क्रिमिनल लॉ में डिफेमेशन होता है, ना लिबल आपको दिख रहा है ना सिलेंडर दिख रहा है, तो यहाँ पे तीनों चीज एक ही जगह दे रखी। जैसे 499 वाला क्या कहता है? बोलता है क्रिमिनल डिफेमेशन के, किसी को डिफेम करना क्रिमिनली, ठीक है। आईपीसी के अंदर उसके बारे में 499 में दिया हुआ है। कब डिफेम होता है? मेकिंग और पब्लिशिंग एन इम्प्यूटेशन, कोई बात आपने पब्लिश कर दी जो नहीं पब्लिश करनी चाहिए। कंसर्निंग अ पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर आदमी पे आपने इशारा किया, उसके बारे में लिखा है। इंटेंडेड टू हार्म रेपुटेशन, और आपका मकसद ही था उसकी रेपुटेशन को बदनाम करना।
अगर ये तीन चीज अपोजिट पार्टी साबित कर देती कोर्ट में तो सेक्शन 499 आईपीसी के तहत आपको सजा हो जाएगी। अगर ये साबित हो जाता तो उसकी सजा दी हुई अगले सेक्शन में पनिशमेंट 500 में दी हुई है इस चीज की 499 की, वो है 2 साल, यानी आपको 2 साल तक की डिफेमेशन में सजा हो सकती है, या फिर फाइन भी आपको देना पड़ सकता है, कुछ भी जो जज तय करे, या फिर दोनों का दोनों देना पड़ सकता है, वो जज का डिस्क्रिप्शन। अब आता है कि 509 में क्या है, तो 509 में डिफेमेशन खास तौर से औरतों के लिए है, यानी डिफेमेशन जो औरतों के बारे में आपने कुछ गलत बोला है वो अलग दिया हुआ है 509 में। 509 डिफेमेशन ऑफ वुमेन, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। इसमें क्या है, आपने अपने वर्ड्स, गेस्चर या हरकत से आपने कुछ इशारा करके कुछ गलत, अगर आपने इशारा भी कर दिया तो डिफेमेशन माना जाएगा। वुमेन ने उसको अगर साबित कर दिया तो जिससे किसी की भी इज्जत पे बात आ जाए, उसकी इंसल्ट हो जाए, दैट इज इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन 509। एग्जांपल क्या है, मेकिंग अ ल्यूड कमेंट्स टू अ वुमन इन अ पब्लिक, उल्टा सीधा बोला आपने औरत को पब्लिक में, ठीक है, ये तो आपने बोल दिया ना, लेकिन अगर आपने उल्टा सीधा इशारा भी किया तो भी डिफेमेशन में आप फंस जाओगे। तो डिफेमेशन में पहले डिफेमेशन ही कंप्लीट कर लेते हैं। डिफेमेशन में बचने के भी कुछ तरीके दिए हुए हैं, और अभी रिसेंटली ये केस बड़ा उठा हुआ है 2024-25 में, एक केस बड़ा 2023 से चल रहा है, राहुल गांधी वाला केस। जामिया में ये केस आ सकता है डिफेमेशन का, और तो शायद ही कोई केस है, इंडिया का केस है ये, तो हम इसको भी देखेंगे। हालांकि आईपीसी का टॉर्ट का नहीं है, पर हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो डिफेंसेस टू डिफेमेशन, भाई डिफेमेशन में क्या क्या डिफेंसेस है, तो भाई अगर आप, भाई डिफेमेशन हमेशा फॉल्स होना चाहिए, लेकिन अगर आपने कोई बात ट्रुथ बोली है तो डिफेमेशन नहीं होगा। फेयर कमेंट, अगर आपने कोई कमेंट फेयर तरीके से किए, यानी कि कुछ गलत नहीं बोला आपने, तो भी डिफेमेशन नहीं होगा। प्रिविलेज स्टेटमेंट, आपने किसी की तारीफ करते हुए कुछ बोला है, ठीक है, पार्लियामेंट में या कहीं पर भी, तो वो डिफेमेशन नहीं होगा। आपने किसी से पूछ के उसके बारे में कुछ बोला है, हंसी मजाक में कुछ बोला है, वो भी डिफेमेशन नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ इंटेंशन, आपने कुछ बोल दिया पर आपका मकसद वो बोलना नहीं था, ठीक है, तो भी डिफेमेशन नहीं होगा। और अब बस आपको क्या ये समझा देना होगा कोर्ट को कि साहब मेरा ये मकसद नहीं था, मैंने इस सेंस में बोला था। अगर आप उसको साबित कर पाए, या उसको, अगर वो जिसने आप पे इल्जाम लगाया बेसिकली उसको साबित करना होता है कि आपने गलत सेंस में बोला था, अगर वो ये साबित कर पाए तो आपको फिर उसका रिप्लाई देना होगा, नहीं तो आप बच जाओगे अगर उसने साबित नहीं किया तो। अब राहुल गांधी का डिफेमेशन केस क्या है, तो भाई राहुल गांधी का डिफेमेशन केस 2023 में शुरू हुआ था, अभी 2025 में सुर्खियों में, अभी पिछले महीने सुर्खियों में आया कि राहुल गांधी ने एक रिमार्क दिया था कि भाई मोदी सरनेम, मतलब मोदी मतलब होता है करप्शन, मोदी का मीनिंग होता है करप्शन। एक बुक के हवाले से उन्होंने ये बात बोली, एक बुक में ऐसे मीनिंग लिखी हुई। तो कोर्ट में जब केस हुआ तो कि केस फाइल हुआ डिफेमेशन क्रिमिनल में, क्योंकि सरकार को इनसे कंपनसेशन तो चाहिए नहीं था, इनको जेल करवानी थी, तो उन्होंने क्रिमिनल केस किया 499 आईपीसी, डिफेमेशन का सेक्शन ही 499। रिजल्ट एज ऑफ 2023 से लेके अब तक क्या मामला है इसके अंदर, कन्विक्शन बाय सूरत कोर्ट, सूरत कोर्ट ने 2023 में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी, जेल भेज दिया। राहुल गांधी जेल गए भी, लेकिन वो 2-3 दिन बाद छूट के आए, क्योंकि बड़ी कोर्ट में अपील की गई। डिस्क्वालिफिकेशन और साथ में उनकी जो मेंबरशिप थी पार्लियामेंट की वो छीन ली गई, ये उनको सजा मिली छोटी। सूरत कोर्ट जो कि अगेन जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके अंडर में आती है। अपील क्या थी, बाद में इन्होंने बड़ी कोर्ट में अपील की, हायर कोर्ट में राहुल गांधी ने, कि भाई उन्होंने बोला कि कन्विक्शन और सेंटेंस मेरा गलत है। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसको लेकर के क्या हुआ, डिबेट छिड़ गई पूरे इंडिया भर में, नेशनल लेवल पे, न्यूज चैनल पे, हर जगह, कि अगर कोई अपनी बात फ्री स्पीच में बोल रहा है तो क्या वो डिफेमेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन सवाल है जो आज भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर रही है, क्या फ्री स्पीच और डिफेमेशन में कोई फर्क होता है कि नहीं। अगर मोदी को करप्शन से कंपेयर कर दिया तो क्या ये फ्री स्पीच हुई या ये डिफेमेशन, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम देखें अभी तक जो है भाई डिफेमेशन, मोदी को कंपेयर आप करप्शन से करोगे तो फिलहाल तो डिफेमेशन ही मान के चला जा रहा है। लेकिन क्या पार्लियामेंट में बोलने की आज़ादी है, इंडिया में किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है, ये राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। तो हाउ इट, अगर पॉलिटिशियंस को कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा, राहुल गांधी का कंटेंशन ये है। तो यहाँ पे आपका डिफेमेशन वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। डिफेमेशन मैंने काफी डिटेल में पढ़ा दिया। नाउ थर्ड इज न्यूसेंस। न्यूसेंस हमारा पेज नंबर 3 पे ही दे रखा है हमारी शीट के, तो पेज नंबर 3 पे ही चलते हैं हम न्यूसेंस में, बल्कि इसमें दे नहीं रखा है, इसमें मैंने लिखा नहीं है न्यूसेंस, क्योंकि छोटा सा तो एग्जाम में आता नहीं है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं अलग से यहां पे लिख के बता दे रहा हूं। न्यूसेंस हमारा तीसरे नंबर का फॉल्ट लायबिलिटी में फॉल करता है, थर्ड नंबर हमारा न्यूसेंस है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। न्यूसेंस 2 तरह के होते हैं, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। यहां तक ऑनलाइन क्लियर है तो बेटा लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस, जैसे एग्जांपल समझिएगा, एक सोसाइटी है,
आपने उस सोसाइटी में, सोसाइटी आप जानते होंगे, एक कोई सोसाइटी है फॉर एग्जांपल, पूरा एग्जांपल नहीं लिख रहा मैं क्योंकि काफी छोटा सा, बस समझाना है मुझे। कोई सोसाइटी, आपने वहां पे कचरा फेंक, ठीक है, तो कचरा फेंकना क्या हो गया, पूरी सोसाइटी का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, उसकी स्मेल आने लगी, महकने लगा, या जो भी कुछ होने लगा, कचरे की वजह से पूरी सोसाइटी अगर डिस्टर्ब हो गई, फुल सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, तो किस तरीके का नॉइसेंस हो गया, किस तरह का डिस्टर्ब, नॉइसेंस मतलब सिंपल वर्ड में डिस्टर्बेंस, अगर मैं वन वर्ड में खत्म करूं, डिस्टर्बेंस, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है, दैट इज न्यूसेंस। और अगर कोई ऐसी चीज मैंने की जिससे पूरी सोसाइटी, पब्लिक एट लार्ज डिस्टर्ब हो रही है, दैट इज पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस के एग्जांपल हसन आप दीजिए मुझे, क्या हो सकती है? क्या कर रहे हो, तेज गाना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बोला कि अगर मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं तेज तेज गाने लग जाऊं और आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, दैट विल आल्सो अ न्यूसेंस, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, उसका बताएगा कि किसी के घर के पत्ते मेरे घर में गिर रहे हैं, तो वेदर इट विल बी अ न्यूसेंस और नॉट, उसमें तो कोई शोर शराबा नहीं हुआ, परेशानी हुई क्योंकि उसके पत्ते गिरे, तो इस तरह की एग्जाम्पल अगर आती है तो न्यूसेंस होता है। न्यूसेंस के लिए 6 चीजें जरूरी होती हैं, 6 चीजें जरूरी होती है, मैं ABCD करके लिखवा दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ये 6 चीजें अगर होंगी या एक आध इसमें नहीं भी होगी तो न्यूसेंस हो जाएगा। जैसे न्यूसेंस हमेशा इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है, न्यूसेंस इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, इंटेंजिबल, ठीक है। इंटेंजिबल की मीनिंग लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोल दे रहा हूं। इंटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, को छुआ ना जा सके, विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, ना देखा जा सके, ठीक है, बट फील थ्रो सेंसेस, बट फेल्ट थ्रो सेंसेस, लेकिन महसूस किया जा सके जिसको। इस तरह की कोई भी चीज हो रही है जो आपको महसूस तो हो रही है लेकिन आप ना देख पा रहे हो ना उसके बारे में उसको छू पा रहे हो, वो भी न्यूसेंस होता है, दैट इज इंटेंजिबल। न्यूसेंस इंटेंजिबल भी हो सकता है, ठीक है। न्यूसेंस मोस्टली क्या होता है, सेकंड पॉइंट, मोस्टली, ज्यादातर न्यूसेंस डायरेक्ट होता है, न्यूसेंस में ज्यादातर अटैक जो होता है मोस्टली डायरेक्ट होता है, ये चीज याद रखिएगा, सीधे अटैक होता है आप पे, यानी आप डायरेक्टली उसको फील कर पाते हो न्यूसेंस को। तीसरा, अननेसेसरी इंटरवेंशन, कोई जानबूझ के आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अननेसेसरी आपको आपकी चीजों में इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो न्यूसेंस। मतलब इस तरह की कोई भी एग्जांपल जहां इस तरह की सिचुएशन दिख रही हो, दैट विल बी अ न्यूसेंस, अननेसेसरी इंटरवेंशन। और बाकी दो छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। डैमेज, और इनमें से किसी भी चीज से, इन सबसे मिलकर के आपको क्या हो जाए, डैमेज कॉज हो जाए आपको, यानी आपको किसी तरीके का कोई नुकसान हो जाए, डैमेज कॉज, ठीक है, डैमेज कॉज, अगर ऐसा कुछ होता है दैट विल बी आर न्यूसेंस। न्यूसेंस में इतना पढ़ना काफी है। अब हमारा चौथा जो है वो है ट्रेसपास, जो कि हमारा नेक्स्ट वाले पेज पे दिया हुआ है। हम लोग वापस अपनी शीट पे चलते हैं, आइए पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है इसके बारे में हमारी शीट के हिसाब से, तो हम लोग पेज नंबर 4 पे चलते हैं ट्रेसपास में। तीन हमने पढ़ लिया है फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर, चौथा है हमारा ट्रेसपास। ओके, ओके, ये रहा ट्रेसपास हमारा। ट्रेसपास क्या होता है, बेसिकली किसी की जमीन पे या किसी के जिस्म पे या किसी के गुड्स, किसी के सामान पे अगर आप अपना हक जताओ या उस पर पैर रख दो या उसे क्रॉस कर दो, दैट इज नोन एज ट्रेसपास, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। किसी की और प्रॉपर्टी पे आप अपना हक जता लो, जैसे ट्रेसपास 3 तरीके का होता है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रेसपास, 3 टाइप जो यहाँ लिखी हुई, ठीक है। बॉडी हो गया, ट्रेसपास टू बॉडी, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी या ट्रेसपास ऑफ गुड्स, ठीक है। प्रॉपर्टी ही का पार्ट होता है, गुड्स भी, ठीक है, लेकिन अलग अलग भी आप पढ़ सकते हो। 3 तरह के होते हैं जो यहाँ पर भी लिखा है। ट्रेसपास टू पर्सन, पर्सन मतलब हो गया बॉडी, किसी पर्सन के ऊपर ट्रेसपास किया उसकी बॉडी पे, लैंड यानी प्रॉपर्टी, ठीक है, और गुड्स तो गुड्स होती हैं। तो ट्रेसपास टू पर्सन में फर्दर 3 चीजें आती हैं, वो 3 और मेन हिस्सों में डिवाइड है, जो कि हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, नीचे की डिटेल हमें पढ़नी है। एजॉल्ट क्या होता है, बैटरी क्या होता है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट क्या होता है। बाकी दोनों अनलॉफुल एंट्री आप जानते हैं, किसी के बगैर परमिशन के किसी के घर में घुस जाना, ठीक है, और अनलॉफुल हैंडलिंग भी ट्रेसपास होता है। एग्जांपल क्या है, एंटरिंग समवन्स लैंड विदाउट परमिशन, किसी की बिना परमिशन के किसी की जमीन में घुस जाना, दैट इज अ ट्रेसपास, ओके। नाउ ट्रेसपास में हम देखते हैं कि ट्रेसपास का बाकी पार्ट हमारा
पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है एजॉल्ट। पेज नंबर 6 पे आ जाए आप। पेज नंबर 6। ओके, यहां पे देखिए एजॉल्ट दिया हुआ है 32 नंबर पे। ठीक है, व्हाट इज एजॉल्ट? तो थ्रेट और अटेम्प्ट टू कॉज फिजिकल हार्म दैट कॉजेज एप्रीहेंशन। भाई किसी तरीके का हार्म किया आपने, ठीक है, थ्रेट और अटेम्प्ट। ओके, यहां ध्यान देना है, किसी को धमकाया या आपने कोशिश की धमकाने की, किसी भी तरीके का मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हार्म कर दूंगा। आप अभी बोल रहे हैं, आप अभी किसी से बोल रहे हैं, करा नहीं आपने, जिससे सामने वाले को डर लगा, एप्रीहेंशन हुआ कि आप शायद उस पर अटैक कर दो, यानी एक्चुअल में आपने अटैक नहीं किया, आपने ऐसे हाथ उठाया और पूरा हाथ गाल तक ले गया, मारा नहीं, एकदम वो डर गया कि कहीं थप्पड़ ना मार दे, कुछ इस तरीके का आपने हरकत अगर की है तो वो क्या होता है? एजॉल्ट होता है। उस तरह की चीज टॉर्ट के अंदर एजॉल्ट होती है, यानी एक्चुअल में आपने हिट नहीं किया, आपने उसको डरा इतना दिया कि उसको लगा कि आप उसे मार दोगे। एलिमेंट क्या है इसके कि आपका इंटेंशन तो था मारने का, आपने इतना डर भी बनाया रीजनेबल अप्रेंशन के, सामने वाला डर गया, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ उससे, दैट इज एजॉल्ट। जैसे रेजिंग अ फिस्ट एज इफ इट स्ट्राइक्स समवन, उठाया आपने कुछ चीज और मारने की कोशिश की, जैसे कि आप उसे मारने ही जा रहे हो पर आपने मारा नहीं, दैट इज एजॉल्ट। एजॉल्ट समझ गए? एजॉल्ट क्या होता है बेटा? किसका पार्ट है एजॉल्ट? ट्रेसपास का पार्ट है, ट्रेसपास टू बॉडी का पार्ट है। ट्रेसपास टू बॉडी का दूसरा पार्ट क्या है? बैटरी। बैटरी पे आइए, यूज ऑफ अनलॉफुल फिजिकल फोर्स, यहां पे साफ साफ लिखा गलत तरीके से फिजिकल फोर्स यूज की गई है, कर दी गई। यहां पे फोर्स, वहां आप हाथ उठाए हुए थे, यहां आपने हाथ चला दिया किसी और पे, ठीक है, इंटेंशन तो थी आपकी, फिजिकल कांटेक्ट हो गया डायरेक्ट आपका, ठीक है। और इसमें फिर आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, आपको लॉफुल जस्टिफिकेशन आप इसमें दे ही नहीं सकते, ठीक है। ये तीन चीजें होगी बैटरी, उसमें तो आप बच सकते हो कि साहब मैंने मारा नहीं तो मुझे सजा कम कर दो या कुछ भी, लेकिन यहां आपने मार दिया। किसी को खड़े होकर के किसी चीज पे पेशाब करवाना जबरदस्ती, या किसी को खड़े होकर के किसी चीज के लिए नारेबाजी करवाना जो वो नहीं करना चाह रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एजॉल्ट अंडर टॉर्ट, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। किसी को आपने झूठे चार्ज में, तो थर्ड वन इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इसके अंदर, तीसरा है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अनलॉफुल स्टैंड, किसी को आपने रोक लिया बिना उसकी परमिशन के, अनलॉफुली, लॉफुली नहीं, अनलॉफुली रोक लिया ऑफ अ पर्सन फ्रीडम, तो क्या होगा? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रुक जाएगा, जो कि आपके आर्टिकल कहां दिया हुआ है? फ्रीडम मूवमेंट कहां है? आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है, यानी ये एक लीगल राइट भी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। तो इसको अगर आपने रोका है तो क्या होगा? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा, यानी बेसिकली क्या बोला जाएगा? आपने किसी को झूठे तरीके से रोक लिया, इम्प्रिजन कर लिया, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से रोकना जरूरी है, खाली रोकना नहीं, पूरी तरीके से आपने रोक लिया, वो आगे पीछे जा ही नहीं पा रहा, पकड़ लिया आपने, और बिना किसी वजह के पकड़ा हो, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, देन इट विल बी अ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जैसे लॉकिंग समवन इन अ रूम विदाउट कंसेंट, किसी को किसी के रूम में अगर आपने बंद कर दिया, मजाक में ही सही, पर उसकी परमिशन नहीं थी बंद करने की, तो वो आप पे केस करेगा, तो आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में फंस जाओगे। एक लैंडमार्क केस है यहाँ पे जो कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए जाना जाता है, बर्ड वर्सेस जोन्स का। पार्शियल रेस्ट्रेंट इज नॉट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जहां पे आपने सिर्फ किसी को थोड़ी देर के लिए रोका है, वो आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में फॉल नहीं करेगा। टोटल रेस्ट्रेंट होना चाहिए फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। क्लियर है? ये जज डिसाइड करेगा, टॉट इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, 1 घंटे 2 घंटे के बारे में, जज विल डिसाइड। टाइम यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया हुआ, तो मैं अपनी तरफ से कमेंट नहीं कर सकता ना, इट विल बी ऑन जज, केस के हिसाब से बात करेगा, वो मजाक में हो रहा था चीज़ें या सीरियसली हो रही थी, उस हिसाब से डील किया जाएगा। नॉट दैट इज ऑन द एडवोकेट टू प्रूफ एंड डिसअप्रूव ऑल्सो, अदर एडवोकेट का काम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 4 फॉल्ट लायबिलिटी। नाउ 5th वन इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। वो भी मैंने आपका इस शीट में नहीं कवर किया क्योंकि आते नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में। 5वां जो फॉल्ट लायबिलिटी है हमारा, वो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है। 5th वन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, शक के बिना पे किसी को रोक लेना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये क्या चीज है, ठीक है। ये भी एक तरीके का फॉल्ट लायबिलिटी है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। जैसे किसी के ऊपर हमने केस गिरा सिर्फ उसकी इमेज खराब करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हमने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया। ये मैंने कल वाली क्लास में बताया था, मैलाइस वर्ड भी लिखवाया था, ठीक है। इसमें एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी के ऊपर प्रोसिक्यूशन मोशन लगा हुआ हो
मतलब समझ लीजिएगा, इसको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के ऊपर प्रोसिक्यूशन मोशन लगा हुआ हो, यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस चल रहा हो, ठीक है, तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में काउंट किया जाएगा। इसमें इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, यानी मैलाइस होना बहुत जरूरी है। मैलाइस मतलब होता है इंटेंशन, किसी ने जानबूझ के सिर्फ फंसाने के लिए केस किया हो, केस एक्चुअल में कुछ बनता हो नहीं बनता उससे मतलब ही नहीं है। और इसमें एक्विटल भी हो गया हो मैलाइस स्टेज में, यानी इंटेंशनल स्टेज, अर्ली स्टेज में इसमें आपका एक्विटल भी अगर हो गया हो बंदे का। एक्विट मतलब एक्यूज्ड, एक्यूज क्या होता है? इल्जाम लगाओ। और एक्यूटल मतलब, एक्यूटल मतलब हो गया जिस पे इल्जाम साबित हो रहा हो, ठीक है, मतलब उस पे इल्जाम लगा और उसने मान लिया या फिर उसको मनवा दिया गया कि तुम एक्यूट हो गए हो, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो ये सारी चीजें मिलकर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये भी वन ऑफ द फॉल्ट लायबिलिटी, इतना आता नहीं है इससे क्वेश्चन। और लास्ट वन है, अगला वाला भी नहीं आता है, वो है मेडिकल नेग्लिजेंस। वो आपके ऊपर शीट में भी लिखा हुआ है, मेडिकल नेग्लिजेंस, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में गिना जाता है। यानी किसी डॉक्टर से कोई गलती हो गई, ठीक है, एक्स्ट्रा में आप लिख लो उसको, 5 होते हैं वैसे मेनली। तो अगर किसी डॉक्टर से कोई गलती हो गई, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, फॉल्ट लायबिलिटी में गिना जाएगा, टॉर्ट के अंदर, टॉर्शियस लायबिलिटी में, फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर काउंट किया जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं कि हमने जो सेकंड चीज पढ़ी थी इसके अंदर उस पर चल रहे हैं। एक बार वापस मैं शीट खोल रहा हूं, आपको ऊपर से दिखा रहा हूं जो लोग अभी जोड़ रहे हैं मेरे साथ। ओके, हमने ये चीज अभी कंप्लीट की है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमने शुरुआत कहां से की थी आज। देखिए, काइंड्स ऑफ टॉर्ट से शुरुआत की थी। तो टॉर्ट ब्रॉडली इन हिस्सों में बटा हुआ है, इंटेंशनल टॉर्ट, नेग्लिजेंट टॉर्ट। अभी मैंने मेडिकल नेग्लिजेंस आपको पढ़ाया जस्ट अभी। तो यहां से, यानी यहां से लेकर के इंटेंशनल टॉर्ट से लेकर के नेग्लिजेंट टॉर्ट जो यहां तक है, यानी एजॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजमेंट, ट्रेसपास, डिफामेशन, मेडिकल नेग्लिजेंस, ये सारा क्या है, ये सारा फॉल्ट लायबिलिटी। और जो इसमें नहीं था मैंने आपको अलग से भी लिखवाया, ठीक है। और नो फॉल्ट दूसरा होता है टॉर्शियस लायबिलिटी डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स। टॉर्शियस लायबिलिटी 2 हिस्सों में बटी हुई, एक तो ये यानी 1, 2 जो पार्ट है ये, और दूसरा है इसका नो फॉल्ट लायबिलिटी। नो फॉल्ट लायबिलिटी के 3 पार्ट हैं, एक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और तीसरा मैंने यहां लिखा था वाइकेरियस लायबिलिटी। तो 3 तरह की लायबिलिटी जो होती है वो फॉल करती है आपकी, जो ये लायबिलिटी है आपकी, लायबिलिटी वाला पोर्शन 1, 2 और ये तीसरा, ये तीनों आता है आपका नो फॉल्ट लायबिलिटी में। और जो बचे हुए यानी ये जो पोर्शन है ये आता है आपका फॉल्ट लायबिलिटी। और ये मैंने अभी आपका कंप्लीट किया टॉर्शियस लायबिलिटी के अंदर। अब मैं नो फॉल्ट लायबिलिटी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये जो 3 होता है मैं इसको एलोबरेट करने जा रहा हूं। आपके ऊपर के हो गए, नेग्लिजेंस मैंने पढ़ा दिया आपको, नेग्लिजेंट टॉर्ट जो दिया हुआ था उसी का पार्ट होता है नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस इज अ पार्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। यहां पे आप देखिए नेग्लिजेंस में लिखा हुआ भी था डॉक्टर गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन, ठीक है। ऐसी रेस एक्सेल इक्वेटर किसका पार्ट है, तो बेटा फॉल्ट लायबिलिटी का पार्ट है ये मैक्सिमम। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे जो कि है वाइकेरियस लायबिलिटी, जो कि आपके इसके नेक्स्ट शीट पे दी हुई है, नेक्स्ट पेज पे। आइए उस पे चलते हैं। ओके, यहां देखिए, यहां से शुरू हो रही है वाइकेरियस लायबिलिटी, ठीक है। तो 3 तरह की जो लायबिलिटी विद डॉक्ट्रिन्स यहां दी हुई है, ये इसी का पार्ट है। तो मैं ये नंबर काट दे रहा हूं, ये वाइकेरियस लायबिलिटी का ही पार्ट है, इसी की मैक्सिमम है वाइकेरियस लायबिलिटी का, और इसी की ये एक डॉक्ट्रिन है यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है, डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन इज हेल्ड लायबल, अगर कोई एक बंदा, 1 पर्सन हेल्ड लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ अनदर, एक किसी बंदे को आपने इल्जाम लगाया किसी और के काम करने पे, यानी किसी और का काम था लेकिन हर्जाना आपको भरना पड़ेगा, उससे आपने पैसे ना लेके इनसे अगर आपने पैसे ले लिए, तो दैट इज नोन एज वाइकेरियस लायबिलिटी। ये कब और कहां लगता है ये देखते हैं। तो जैसे एम्प्लॉयर के केस में, मैंने किसी को एम्प्लॉय बना रखा है, अगर उसने कोई टॉर्ट किया, यानी उसने कोई टॉर्ट या एक्टिविटी की जहां पैसे का कोई मामला, मर्डर वर्डर के केस में नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं, जहां उसने कोई टॉर्ट कर दिया और वो मेरा एम्प्लॉय था, मेरा काम करने जा रहा था और उस बीच में उससे टॉर्ट हो जाता है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, उसके लिए मैं लायबल हूँ एज पर टॉर्ट। दैट इज वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब ही यही होता है। इसमें 2 चीजें आपको दिखानी होती हैं, एक तो रिलेशनशिप क्या था, यानी जिसने जो गड़बड़ की है उसका रिलेशन क्या था दूसरे से, और दूसरा टॉर्ट जो भी उसने करा वो उस टाइम पे करा जब वो जॉब में था, यानी एम्प्लॉयमेंट कर रहा था। यानी मान लो उसकी जॉब 5 से 8 है, तो 5 से 8 के बीच में अगर उसने कोई टॉर्ट किया है तो उसके लिए मैं लायबल हूँ, वो लायबल नहीं होगा। लेकिन 8 बजे के बाद अगर उसने टॉर्ट किया है तो उसके लिए वही लायबल होगा, मैं लायबल नहीं होगा। जैसे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एक तो केस ये हो गया एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एक हो गया मास्टर सर्वेंट। एक एग्जाम्पल और बताइए कोई जो हो सकती है यहाँ पे, और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है हसन, सोचो, और किसके ऊपर किस दूसरे का आप लगा सकते हो। कोच के लिए, किसके लिए, नहीं वो जॉब थोड़ी है, आ रहा है ना, लेकिन वहां तो बंदा अपनी मर्जी से आया हुआ है ना। या ऐसे समझो कि वो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनसे खुद ही सीखने आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो ये होगा कि टीचर स्टूडेंट भी हो गया, नहीं होगा ना। मैंने जॉब थोड़ी दी आपको, मैं सिखा रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ ना, आपसे फीस लिए ना मैंने, कुछ भी फीस लेके काम करता है,
ठीक है, यहाँ पे हम फीस दे के काम करवा रहे हैं, सिचुएशन दूसरी है ना, ठीक है। मतलब एक और एग्जाम्पल अगर होगी तो मान लो एक और कॉमन एग्जाम्पल है प्रिंसिपल और एजेंट की, एजेंट और प्रिंसिपल, यानी कोई कंपनी का हेड और उसका एजेंट। आरओ वाला सर्विस करने आया अपनी कंपनी से, तो आरओ वाले ने कुछ गड़बड़ उसको जॉब में की तो वो लाइबल होगा उसका बॉस, ना कि आरओ वाला लाइबल होगा। इसी वाला आया तो इसी वाले का बॉस लाइबल, दैट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी फॉर यू। ओके, अब आता है इसके अंदर नेक्स्ट चीज, एक मैक्सिम, कोई फेसेट पर एलियम फेसेट पर से। इसका क्या मतलब होता है, ही हु एक्ट्स, ये इसी की मैक्सिम है, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ। किसी ने किसी और के लिए काम किया तो ऐसा माना जाएगा वाइकेरियस लायबिलिटी में कि उसने अपना ही काम किया, यानी उसने अपनी ही हरकत की, यानी किसी और ने आपकी जगह काम किया लेकिन आप उसके लिए जिम्मेदार हो गए। घुमा फिरा के वही वाली बात आ गई जो यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन जस्टिफाइज, ये जो इसकी जो मीनिंग है, इसका मतलब वाइकेरियस लायबिलिटी होता है। एग्जांपल, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज डन ड्यूरिंग वर्क। एम्प्लॉय ने जो भी काम किया है एम्प्लॉयर के पीछे में उसके लिए, तो वो लाइबल होगा, एम्प्लॉयर उसका, ना कि एम्प्लॉय लाइबल होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी क्या कहता है, तो सॉवरेन भी एक एग्जांपल है इसकी, एक एग्जांपल सॉवरेन भी है। जैसे द स्टेट इज इम्यून, स्टेट बची रहेगी फ्रॉम बीइंग स्यूड, आप स्टेट के ऊपर केस नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं टॉर्ट में, व्हेन परफॉर्मिंग सॉवरेन फंक्शन, जब वो सॉवरेन यानी कंट्री की भलाई के लिए कुछ अगर काम कर रही थी, उस टाइम पे अगर स्टेट से कुछ गलती हो जाती है तो आप उसके ऊपर केस नहीं करेंगे। एक तो जनरल डिफेंस भी है, साथ में ये यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी में भी आता है। हमने कल जनरल डिफेंस में इसके बारे में पढ़ा था। ओरिजिन क्या है, ये है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी। इसकी शुरुआत कहां से हुई डॉक्ट्रिन की, तो ये आपका शुरू हुआ है कॉलोनियल टाइम से। बेस्ड ऑन किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये माना जाता था कि राजा है तो कुछ गलत कभी करेगा ही नहीं। करंट स्टेटस, इंडिया में ये लगाया जाता है नहीं, इंडिया में लगता जरूर लेकिन बहुत कम लगता है, लिमिटेड एप्लीकेशन है इसकी। एक केस है इंडिया का ही है, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पुलिस नेग्लिजेंस का केस था। पुलिस क्या है भाई, स्टेट है, पुलिस एक तरीके से स्टेट है, ठीक है। नो कंपनसेशन गारंटीड एज इट वाज अ सॉवरेन फंक्शन। पुलिस कोई काम कर रही थी, भीड़ को हटा रही थी, भीड़ हटाने के लिए उसने लाठी चलाई, लाठी चलाने में किसी को चोट लग गई, तो वो जो चोट लगी, वो चोट लगने वाला पैसा मांग रहा है पुलिस से, तो पुलिस से पैसा मांग रहा है, ऐसा माना जाएगा वो गवर्नमेंट से पैसा मांग रहा है, और गवर्नमेंट अगर आपको हटाने का ऑर्डर दे रही है, आप हट नहीं रहे, तो उसके लिए आपको पैसा नहीं देगी। ये लॉ बोलता है पैसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका वाइकेरियस लायबिलिटी। एंड नाउ द सेकंड लायबिलिटी जो कि नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर आती, वो है, यानी नो फॉल्ट हेडिंग ही ऐसी है कि आपके कोई फॉल्ट नहीं है, नो फॉल्ट लायबिलिटी। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी दूसरा है। इससे पहले जो हमने पढ़े थे नेग्लिजेंस, वहां पे आपकी फॉल्ट थी, इसलिए हम उसको कहते थे फॉल्ट लायबिलिटी, और ये है नो फॉल्ट लायबिलिटी। ये इसका बहुत मशहूर केस है रेलेंड वर्सेस फ्लेचर 1868, बहुत बार आता है, बहुत कॉमन केस है। इसमें क्या है, ये सिंपल वर्ड में याद रखने के लिए कि मैंने पहले भी पढ़ा है पहली क्लास में अपने, माइंस वर्सेस मिल का केस है। एक माइंस बनाई जाती है जिसके अंदर पानी भरा जाता है, पानी बह के किसी और के प्रॉपर्टी में चला जाता है, वो बंदा केस कर देता है इनके ऊपर, ठीक है। तो क्या वो केस कर सकता है, ये मैंने पढ़ाया था अगर याद हो तो। लगभग सेम ही केस है, ठीक है, नाम अलग था, इसका नाम अलग है, चीज लगभग सेम ही हुई थी दोनों केस में, ठीक है। ओके, कहां पर थे हम, किधर गया, ओके। तो अब पर्सन देखिए इसमें क्या है, इसमें बस थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, मैंने वो वाला केस बोल दिया गलती से, कोई बात। उसका नाम क्या था उस वाले केस का, नाम अभी याद आ जाएगा, हम देख लेंगे शीट में, इसमें लिखा हुआ है, बल्कि देख ही लेते हैं ना। वो वाला जो केस मैंने बोला अभी स्टार्टिंग में लिखा हुआ तो है, हाईवे वर्सेस वाइट ग्रामर स्कूल। मैंने शायद वो लिखवाया था, नोट डाउन करवाया था, शीट में नहीं है वो। हाँ, मैंने पहली फर्स्ट क्लास में नोट डाउन करवाया था, इसके अंदर दूसरे केसेस हैं। फर्स्ट क्लास एक बार आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे जा करके, केस का नाम आर वर्सेस फ्लेचर है या क्या है वो देख लीजिएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू जो हम चल रहे थे, थिंक मैथ के सर आ गए, तो मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। 3 तरीके के टॉट जो है, कौन सा पेज था बेटा, कहाँ चला गया वो हम जो पढ़ रहे थे, पेज नंबर, पेज नंबर पूछा मैंने। ओके, रेनल वर्सेस फ्लेचर में क्या था, एक बंदे ने कोई हैजार्डस थिंग अपनी जमीन पे बनाई। बेसिकली मैं बता रहा हूँ मिल्स वर्सेस माइंस केस जो मैं बोल रहा हूँ उसको काट देना, मिल्स वर्सेस माइंस ये वाला केस नहीं है, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो गया पिछले वाले से। अ पर्सन हु कीप्स हैजार्डस थिंग्स ऑन देयर लैंड, अपनी जमीन पर अगर कोई बंदा हैजार्डस थिंग रखता है
जो कि ऑलरेडी खतरनाक है, ठीक है। अगर वो किसी तरीके से निकल के बह जाती है और उससे क्या होता है, डैमेज अगर हो जाता है, ठीक है, और वो बही क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने पूरा प्रिकॉशन लिया था, तो भी वो चीज क्या है, बाहर निकल जाती है और लोगों को नुकसान पहुंचा देती है, तो क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि भाई आपकी गलती थी। ये रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर केस में बोला गया। जिससे रेनॉल्ड्स फ्लेचर केस में 3 चीज देखने को बोला गया। कोई डेंजरस थिंग होनी चाहिए, नहीं हैजार्डियस होनी चाहिए। एस्केप फ्रॉम डिफेंडेंट कंट्रोल, जो डिफेंडेंट जो संभाल रहा था, जिसके ऊपर केस हुआ है, उसके पास से वो चीज निकल गई, बाहर आ गई किसी, जैसे मान लो गैस, कोई नशीली गैस किसी फैक्ट्री से बाहर आ जाती है, ठीक है। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, और उस जमीन का नॉन नेचुरल यूज भी होना चाहिए, यानी वो नेचुरल चीजों के लिए यूज नहीं की जा रही जमीन, उस पर नॉन नेचुरल चीजें, यानी कि गैस बनाई जा रही थी या कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जो कि नेचुरली लोग अपने घरों में या जमीन पर नहीं करते हैं। अगर ये सारी चीजें होंगी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। पर इस केस में ऐसा हुआ था कि इस केस में जिन बंदों ने केस किया था, वहां गैस वैस लीक हो गई थी, उन लोगों को ऊपर उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिला था, क्योंकि इंडिया में इस टाइम तक ये कानून बना नहीं था। तो इसके अंदर जिन लोगों ने केस किया था, जो लोग मरे थे गैस वैस सूंघ करके, कंपनी वाले को सू नहीं कर पाते और कंपनी वाला इंडिया छोड़ के बाद में भाग गया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद उसमें क्या डिफेंस लिया था उन्होंने, डिफेंस लिया था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, हमने तो पूरी प्रिकॉशन ली, इसमें प्लेंटिफ की गलती, वो वहां पे क्यों घूम रहा था, ठीक है, जहां पे गैस वैस थी, और हम स्टेचुटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट के लिए, उस टाइम ये गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट के लिए हम उस टाइम पे काम कर रहे थे, तो हम क्यों कंपनसेशन दे, ठीक है। लेकिन इस केस में बहुत लूप होल था, इसलिए अगला केस आता है एमसी मेहता वाला, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। वो सेम इसी के तरीके का केस था। इसमें कोर्ट सख्त होता है और इसके लिए इंडिया में नया कानून बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, दैट इज थर्ड वन, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट मतलब ये होगा कि भाई तुमने किया है, तुम्हारी गलती है, तुम ही भरोगे, कोई इंसान उसका पैसा नहीं भरेगा। अब हम उस पर भी चलते हैं, उससे पहले मैं एक चीज और देख लूं, ठीक है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में एक चीज लिख लीजिएगा, ऊपर की 2 लायबिलिटी तो इंग्लैंड लॉ से आई थी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंडिया में क्रिएट हुई है, ये वाली लायबिलिटी इंडिया वालों ने दी है, इंडियंस क्रिएटेड दिस, ठीक है। तो लिखा भी है डेवलप्ड इन इंडिया, और कौन सा केस था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक केस था। इसके 2 नाम है गैस के। यहाँ पे कौन सी गैस लीक हुई थी, ओलियम, जो कि जानलेवा गैस थी, जिससे लोग काफी मरे थे। तो इसमें कोर्ट ने ये बोला कि नो एक्सेप्शन, आपको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, कोई आप डिफेंस नहीं ले सकते, आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, कोई भी है कुछ नहीं, क्योंकि हमने एक केस देख लिया था जहां लोग गवर्नमेंट का हवाला लेके भाग गए थे। अब वो बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह का कोई कानून नहीं था। तो कोर्ट ने इसमें नया कानून बनाया था कि आप ही लायबिल होंगे, आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हैजार्डियस इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उसमें से अगर कोई भी आपकी गलती हो चाहे नहीं हो, अगर उसमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, उसके पैसे आपको ही देने होंगे। ये एसेंशियल था। इसमें जो एसेंशियल है कि हैजार्डियस एक्टिविटी अगर है, हार्म कॉज ड्यू टू इट, और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम अगर होती है, और नो नीड टू प्रूव, उसके लिए फिर किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि उस आपकी कंपनी की गड़बड़ी थी, कोई प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, ये ऑटोमेटिक माना जाएगा कि आपकी गलती थी, आपकी गलती थी, हम पहले ही मान लेंगे, ठीक है। यानी यही 2 चीज अगर हो गई तो आपकी गलती है। तीसरा, किसी को केस करने की जरूरत ही नहीं है, आपको उनके लोगों को पैसा देना होगा, और साथ में क्रिमिनल लॉ में आप पनिशमेंट के लिए भी लायबिल होंगे। तो ये केस क्रिमिनल लॉ में भी लगता है। इसकी एग्जांपल है गैस लीक फ्रॉम अ फैक्ट्री हार्मिंग रेसिडेंट। तो इसमें क्या होता है, गैस लीक हो गई थी फैक्ट्री में से, जिसमें रेसिडेंट जो आसपास के रहने वाले लोग थे, वो लोग मरा गए थे, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी इसके बाद आई थी, वो इससे पहले आई थी, सॉरी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये वाला केस नहीं हो, इससे पहले एक केस हुआ था भोपाल के अंदर, काफी लोग मरे थे, भोपाल गैस ट्रेजेडी इससे पहले हुआ था, जैसे रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर हुआ था, उसमें भी लोग बच गए थे। पर इस वाले केस में, एमसी मेहता केस में, लोगों को सजा दी गई थी। इसकी एक मैगजिम है, ओके, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था, उसका एग्जाम में नाम पूछ लेता कभी कभी, उसका नाम है, उसका एक और नाम है यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। इस केस का एक और नाम है भोपाल का यूनियन कार्बाइड केस। यहां पे जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी, यूनियन कार्बाइड भी है, इसी के नाम से एक केस है यूनियन कार्बाइड। जो भोपाल में हुई थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड, ठीक है। यूबीजस एबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई भी राइट है या जहां पे कोई भी रॉन्ग है, दोनों चीज हो सकती है, वेयर देयर इज राइट या फिर वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज रेमेडी, जहां पे कुछ भी गड़बड़ी होगी वहां पे आपको रेमेडी दी जाएगी। एप्लीकेशन, इफ अ लीगल राइट इज वायलेटेड, अगर किसी की लीगल राइट वायलेट होती है तो उसको रेमेडी भी मिलेगी, कुछ ना कुछ रेमेडी उसके लिए जरूर अवेलेबल होगी। एग्जाम्पल, इफ समवन्स रेपुटेशन रॉन्गली अर्न्ड, किसी की रेपुटेशन पे आपने गलत तरीके से इल्जाम लगाया है, तो दे उन लोग के पास एक राइट है कि वो डिफामेशन में केस करके आपसे बच सकते हैं। यानी उनके पास कौन सी राइट है, डिफामेशन की राइट है। तो यही मैक्सिम है यूबीजस एबी रेमेडियम, आपके एग्जाम में काफी आती है। अब इसका लास्ट वाला पार्ट, जो कि बिल्कुल लास्ट पार्ट है इसका, ओके। हम लोगों ने नेग्लिजेंस, डैमेज और डिफामेशन नहीं पढ़ा है ना, अभी पढ़ लिया है?
डिफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अभी हमारा रह गया है टाइप्स ऑफ रेमेडीज इन टॉट, ये वाला पार्ट रह गया। टाइप्स ऑफ रेमेडीज इन टॉट, हमारे पास क्या क्या रेमेडीज हैं टॉट के अंदर, ठीक है, जिसमें से हमने डैमेजेस पहली क्लास में भी पढ़ लिया था, फिर से नहीं पढ़ा। तो हमारे पास जुडिशियल रेमेडीज क्या क्या है, एक तो डैमेज है, दूसरा इंजंक्शन है और तीसरा स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। डैमेज क्या होता है, मॉनिटरी कंपोजिशन, हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था ये। इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन कोर्ट ऑर्डर को बोलते हैं, जब किसी को रोका जाए कुछ करने से, ऐसा कोई कोर्ट ऑर्डर है जिसमें किसी को रोका जा रहा हो तो हम बोलते हैं इंजंक्शन हुआ है। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिटर्न ऑफ द प्लेंटिव प्रॉपर्टी, अगर किसी प्लेंटिव की प्रॉपर्टी किसी के पास, उसको रिटर्न अगर कोर्ट ने करा दिया, दैट इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए कोई केस किया जाए, दैट इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज भी हैं, जुडिशियल रेमेडीज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज जो कि हम कोर्ट के बाहर से ले सकते हैं। ये वाली रेमेडीज हम कोर्ट से लेते हैं और ये वाली रेमेडीज हम कोर्ट के बाहर से ले सकते हैं। जैसे कि हम सेल्फ डिफेंस में बच सकते हैं, दैट इज अ डिफेंस, हमने पहले पढ़ा था। री एंट्री ऑन लैंड और अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, ठीक है, ये सारी चीजें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब एमसीक्यूज हम देखेंगे, उसमें इसको देख लेंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इंजंक्शन, जो कि हमने अभी पढ़ा, यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग पार्टी टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ स्पेसिफिक एक्ट। इसके इंजंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ आपका 3 टाइप्स है, टेम्परेरी, परमानेंट और मैंडेटरी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजंक्शन, ठीक है। जैसे स्टॉपिंग, मतलब एक टेम्परेरी नेचर का होता है, एक परमानेंट, एक मैंडेटरी नेचर का होता है। स्टॉपिंग कंस्ट्रक्शन ऑन डिस्प्यूटेड लैंड, कोई कंस्ट्रक्शन रोकना डिस्प्यूटेड लैंड में, यानी 2 लोगों के बीच में जमीन को लेकर लड़ाई है और एक बंदा उस पर कंस्ट्रक्शन करे जा रहा है, ये कोर्ट का ऑर्डर है कि उस चीज को रोका जाए, उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे कोई काम रोका जाए, दैट इज इंजंक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन को और डिफाइन किया गया है यहाँ पे। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, रिकवर आ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रॉन्गफुली टेकन, किसी की प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया, आपको प्रॉपर्टी छुड़ानी है, तो आप कौन सा केस करोगे, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का करोगे। एग्जाम्पल क्या होती है, रिकवरिंग अ स्टोलन व्हीकल थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर, जैसे कि किसी की चोरी की बाइक पुलिस ने पकड़ ली है, अब वो अपनी बाइक छुड़ाने जा रहा है कोर्ट का ऑर्डर लेकर के, दैट इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। अब इसमें एक मैक्सिम आती है, इंजुरिया नॉन रेमोटा कॉजा एंड प्रोक्सिमा स्पेक्टेटर, यानी द इमीडिएट एंड नॉट द रिमोट कॉज इज टू बी कंसिडर्ड, यानी अभी जो है उसको देखिए, ना कि नॉर्मली जो होता है उस पर आप नजर रखिए। मतलब क्या है, एप्लीकेशन लायबिलिटी राइजेस ओनली फ्रॉम द प्रोक्सिमेट, यानी डायरेक्ट कॉज ऑफ हार्म। कोई भी केस कब अराइज होता है, कोई भी चीज कब बनती है, जब किसी को डायरेक्ट कोई हार्म हो, नॉर्मली उसमें सख्त सजा होती है, बाकी नॉर्मली किसी चीज में सजा नहीं होती, दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। अब आइए एग्जांपल क्या है, अगर किसी ड्राइवर ने नेग्लिजेंटली किसी को हिट किया है, किसी पोल को हिट किया है, विच देन फॉल्स, वो पोल गिर जाता है किसी और के ऊपर, द इंजरी डायरेक्टली लिंक टू द ड्राइवर, ऐसा माना जाएगा वो इंजरी ड्राइवर से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि ड्राइवर ने ही पोल को हिट किया था। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि पोल गिरा है तो मेरी गलती नहीं है, आपने पोल को मारा, पोल जाके किसी के ऊपर गिरा, तो इसको लिंक करेंगे आपके, वो डायरेक्टली आपकी वजह से ही हुआ, क्योंकि आप मारते नहीं तो पोल गिरता नहीं, दैट इज इंजुरिया नॉन रिमोटा कॉजा सेड प्रोक्सिमा स्पेक्टेटर। अब इसमें कुछ रह गया आपके पास, जो शीट है हसन, कोई चीज रह गई? आई थिंक टॉट में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, जितना आपके एग्जाम में आता है, हर एक पॉइंट, हर एक चीज। जो लोग आज मुझसे नए जुड़े थे ऑनलाइन, या जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, इसके 2 पार्ट और हैं, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर एमसीक्यूज दे दिए हैं लगभग 200। अगर आप लोग ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए जामिया के लिए मुझसे चाहते हैं, या क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं टॉट की, तो आप लोग हमारे यहाँ कॉल करके हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स 1 मंथ का चल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं विद आंसर, इसमें लीगल मैगजीन्स से भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इसके अंदर, और सेक्शन वाइज क्वेश्चन भी दे रखे हैं, सेक्शन से बेस्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं। यहाँ पे ईयर वाइज लिमिटेशन का भी क्वेश्चन दे रखा है, साथ में जो हमने पढ़ा आईपीसी की भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, राहुल गांधी केस जो रिसेंट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन दे रखा है, टॉट के ऊपर प्रॉपर टॉट और ट्रेसपास एक्ट पे कॉज अ नॉन ऑडिटर एक्शन मींस मैक्सिमम वाला, मतलब सारे क्वेश्चन यहाँ कवर्ड हैं विद आंसर जो हमने पढ़ा है। और लगभग ये आपके सामने 200 क्वेश्चन हैं, पूरे लगभग नहीं बल्कि पूरे 200 क्वेश्चन हैं। लास्ट पेज पे चल रहा हूँ सीधे, ये आप लोग हमसे परचेज कर सकते हैं। और आने वाले टाइम के लिए मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि हमारा बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है बीएलएलबी एंट्रेंस का और बीए का, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 80 क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे हैं मुझे, बाकी क्वेश्चंस में शायद रह गए, मैं आपको जो परमानेंट वाली शीट मिलेगी उसमें मैं ऐड कर दूंगा। कितने क्वेश्चन तुम्हारी शीट में? 200 ही है। ओके, ये नंबरिंग गलत हो गई बता रहे हैं, क्वेश्चन 200 ही है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे 1 जून वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी डिटेल के लिए आप हमारे गिवन नंबर 8218342419 को कॉल कर सकते हैं। बीए, बीएलएलबी या लॉ के कोई भी कोर्सेस अगर आपको ज्वाइन करने हो, इंग्लिश या मैथ की अलग से क्लास करनी हो, तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में दोनों जगह हम प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन में सबसे बड़ा लॉ का इस टाइम हमारा काम चल रहा है, और ऑफलाइन में भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो।
थैंक यू।